चैप्टर नंबर 9 आपका बायो का चैप्टर है ये, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर का जो नाम है पहले वो ही समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, पहले ये समझते हैं और फिर समझेंगे कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, क्या मतलब होता है इस टर्म का, जरा इसको पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स या कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring is known as heredity। तो फिर evolution का मतलब क्या होता है? It means the changes that occur in progeny या offspring compared to parents। इस टर्म को एक और नाम से जान सकते हो आप लोग, इनहेरिटेंस भी। इनहेरिटेंस और ये आपका टर्म जो है हेरिडिटी, दे आर बोथ सेम, और ये एवोल्यूशन है। समझ? हाँ जी, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक टर्म इनहेरिटेंस या फिर आपकी हेरिडिटी। क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का? इनहेरिटेंस या फिर टर्म हेरिडिटी का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिससे पेरेंट्स की बॉडी के करेक्टर्स बच्चों के पास, प्रोजनी के पास, ऑफस्प्रिंग्स के पास आते हैं। उस प्रोसेस जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं। पापा की हाइट लंबी है, मम्मी की हाइट लंबी है, बच्चा भी लंबा हो गया, है ना। पापा खली थे, मम्मी खली थी, तो बच्चा भी खली निकला। पापा दारा सिंह थे, बच्चा भी दारा सिंह जितना लंबा हो गया। तो वो आपका क्या है, प्रोसेस है इनहेरिटेंस, कि प्रोजनी के अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर आ रहे हैं भाई, तो ये प्रोसेस होता है इनहेरिटेंस। बट सपोज करो पापा तो हैं दारा सिंह और बच्चा निकला आपका छोटू मोटू हाइट में, तो ये क्या है, ये डिफरेंस आया ना, कि पापा के मम्मी के कैरेक्टर्स बच्चों में नहीं आए। तो इस डिफरेंस को, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। तो दो टर्म होती हैं आपकी, एक टर्म हो गई आपकी इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, और दूसरी हो गई आपकी एवोल्यूशन। तो ये दोनों हमें इस चैप्टर में जाननी है। अब इन दोनों को समझने के लिए एक टर्म आती है इस चैप्टर में। अच्छा, एक बात और, मैंने आपको टर्म लिखवाई ना, अभी जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स कुछ नहीं होते, कैरेक्टर्स होते हैं। सपोज करो पापा के बाल करली हैं, मम्मी के बाल करली हैं, तो बच्चे के बाल भी करली हुए। देखा होगा आपने, पेरेंट्स के बाल अगर करली हैं तो आपके भी थोड़े करली होते हैं। ये क्या है, कैरेक्टर है ना पेरेंट्स का, जो आपकी बॉडी में आ गया। कैरेक्टर्स को ही ट्रेट बोलते हैं हम लोग। क्वालिटीज, जो पेरेंट्स की क्वालिटीज हैं वो आपकी बॉडी में आ गई, है ना। अब एक टर्म आती है इस चैप्टर में, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। उन्हें समझते हैं। एक टर्म आती है इसमें आपकी, आप लिखेंगे ट्रेड्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, ट्रेड्स या कैरेक्टर्स, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्वायर्ड, दूसरे होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। दोनों के बारे में समझते हैं। देखो, ये टर्म तो इससे मैच नहीं कर रही, तो ये टर्म थोड़ी डिफरेंट है आपकी। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड्स जो ऑर्गेनिज्म पेरेंट से रिसीव कर रहे हैं। पापा लंबे, बच्चा लंबा हो गया, है ना, तो वो आपका है इनहेरिटेड ट्रेड्स। ट्रेड्स या कैरेक्टर्स that an organism receives from parents। आपकी बुक ने एक एग्जाम्पल दे रखा है ईयर लोब का।
आपको पता होगा, अभी दिखाता हूँ। ईयर लोब 2-3 तरह के होते हैं। कुछ लोगों के ईयर लोब ना एकदम फ्री होते हैं, कुछ लोगों के एकदम चिपके हुए होते हैं, अटैच होते हैं। अभी देखेंगे। एक्वायर्ड क्या होते हैं? जो पेरेंट्स से नहीं आते। सपोज करिए आपके पेरेंट्स को स्विमिंग नहीं आती थी और आप तो भाई माइकल फेलिप्स के एकदम फैन बन गए एकदम, है ना। मान लेते हैं आपके पेरेंट्स को नहीं आता था कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, आप तो लेकिन विराट कोहली के भी जो है ऊपर निकल गए। तो ये एक्वायर्ड है, जो आपने इन्वायरमेंट में रहते हुए प्राप्त किया है ना। हो सकता है कि भाई पेरेंट्स थोड़े से कम इंटेलिजेंट हैं, बच्चा एकदम आइंस्टाइन निकला, एक्वायर्ड कर लिया वो, है ना। जो चीज़ एक्वायर्ड कर ली जाती है, जो इन्वायरमेंट से प्राप्त कर ली जाती है, वो एक्वायर्ड है। जो पेरेंट्स दे रहे हैं वो इनहेरिटेड। तो नॉलेज भी पेरेंट्स से आती है ना, तो वो भी होता है। ट्रेड्स दैट एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिसीव फ्रॉम पेरेंट बट गेन फ्रॉम एनवायरनमेंट। अपनी एनवायरनमेंट से गेन करता है बच्चा। फॉर एग्जांपल डांसिंग ना, स्विमिंग एक्सेट्रा, सिंगिंग साइकिलिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। देखो जैसे बता रहा था मैं आपको, 2 तरह के होते हैं हमारे ईयर लोब। कुछ लोगों के देखो ईयर लोब ऐसे एकदम फ्री होते हैं, हवा में एकदम लटके हुए होते हैं। कुछ लोगों के ईयर लोब देखो हवा में लटके हुए होते हैं, एकदम फ्री होते हैं। कुछ लोगों के एकदम अटैच होते हैं। कुछ लोगों के एकदम लटके हुए होते हैं, एकदम फ्री होते हैं ईयर, इसे बोलते हैं फ्री ईयर लोब। किसी किसी के अटैच होते हैं ईयर लोब। तो ये एक कैरेक्टर है जो बच्चे पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप अपने देखना पेरेंट्स का कैसा ईयर लोब है, कैसा आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ईयर लोब है, और अपना देखना। आप देखोगे कि फैमिली में किसी ना किसी का आपसे मैच करता होगा ईयर लोब, क्योंकि ये पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं हम लोग। अब हमें ना प्लांट्स पे चलना है। प्लांट्स में कैसे आते हैं ये आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स, स्पेशली पी प्लांट, मटर के प्लांट में, वो समझते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आप, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इन पी प्लांट। इसको आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। मटर के प्लांट में एक जीन का इनहेरिटेंस, मैंने बताया ना पीछे आपको। अब हम प्लांट्स में चल रहे हैं और देख रहे हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स कैसे आते हैं और एक जीन का कैसे होता है इनहेरिटेंस। इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? सिंपल है, व्हेन रिप्रोडक्शन बिटवीन टू प्लांट्स, 2 प्लांट्स ही होंगे रिप्रोडक्शन में, तो व्हेन रिप्रोडक्शन बिटवीन 2 प्लांट्स इज परफॉर्म्ड कंसीडरिंग ओनली वन जीन। मोनो का मतलब क्या है? एक जीन। कंसीडरिंग ओनली वन जीन एट अ टाइम। एक जीन को लेकर अगर हम 2 प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करवाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं, सीधी सी बात है हम लोग, तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और वो समझते हैं जरा। अब देखते हैं कैसे होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मैं आपको बताऊं पहले कि सबसे पहले ना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल, साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल। आपको दिखाता हूँ पहले। हाँ जी, तो ये ग्रीगर मेंडल साहब हैं। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने मटर के प्लांट पे अपनी ज़िंदगी के काफ़ी इंपॉर्टेंट 7-8 साल जो है लगाए थे, और इन्होंने ही इनहेरिटेंस की खोज करी थी, इस प्रिंसिपल की खोज करी थी। तो वो हम समझ रहे हैं कैसे की थी। मेंडल साहब ने एक लंबा, एक टॉल पी प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाया था छोटे पी प्लांट से, ड्वार्फ पी प्लांट से, और इनहेरिटेंस को समझा था। तो हम भी वही चीज़ समझते हैं। हाँ जी, देखते हैं तो कैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में किया था मेंडल साहब ने अपना क्रॉस। टॉल और ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने क्रॉस करवाया था।
ये आपके पेरेंट्स हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ, अभी आप भी छोड़ दो ब्रैकेट्स, अभी उनको फिल करेंगे। जब मेंडल साहब ने टॉल और डॉर्फ को रिप्रोड्यूस करवाया, क्रॉस करवाया, तो देखो जब भी कोई पेरेंट्स ना रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ गैमीट्स बनते हैं उनकी बॉडी में। गैमीट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ, अभी थोड़े बॉक्स छोड़ते रहो साथ साथ मेरे। जब मेंडल साहब ने इनकी रिप्रोडक्शन करवाई थी, तो जो बच्चे बने थे आपके, जो आपके प्रोजनी बने थे, जो पहले बच्चे बने थे इनके, उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोजनी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। शॉर्ट में उसे क्या बोलोगे आप? फीलियल का एफ, फर्स्ट का वन, F1। जो प्रोजनी बने, पहले बच्चे जो बने, वो सभी के सभी टॉल निकले थे। फिर मेंडल साहब ने इन टॉल बच्चों का करवाया था। देखो पहले क्या हुआ, मेंडल साहब ने टॉल और डॉर्फ, दो अलग प्लांट थे, उनका करवाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमिट्स बनवा के रिप्रोडक्शन करवाया, तो जो बच्चे पैदा हुए वो सब टॉल निकले, डॉर्फ नहीं, सब बच्चे टॉल। फिर उन टॉल बच्चों को उन्होंने करवाया खुद सेल्फ रिप्रोडक्शन। सेल्फ मतलब क्या होता है, देखो इन दोनों का करवाया उन्होंने क्रॉस रिप्रोडक्शन, तब दो अलग अलग का करवाया रिप्रोडक्शन, तो वो क्रॉस हो जाएगा। सेल्फ पढ़ा था ना आपने, सेल्फ पॉलिनेशन चैप्टर नंबर 8 में, कि एक ही प्लांट का करवाया आपस में रिप्रोडक्शन। तो जब इस प्लांट का उन्होंने करवाया सेल्फ रिप्रोडक्शन, तो ये सेल्फिंग भी कहते हैं इसको। तो अभी तो देखो ये बच्चा है, बट अब ये सेल्फ रिप्रोडक्शन करने वाला है, तो ये आपका बन जाएगा पेरेंट। तो जब इन टॉल बच्चों को आपस में इन्होंने क्रॉस करवाया, जो F1 जनरेशन के टॉल बच्चे थे, तो बच्चे जो हैं वो गैमीट्स फॉर्म करके रिप्रोडक्शन करेंगे। तो उन गैमीट्स के थ्रू जब उन्होंने बच्चे पैदा करे, तो पहले बच्चे ये थे, अब कौन से होंगे आपके? सेकेंड फीलियल जनरेशन, मतलब F2 जनरेशन बोलेंगे उसको। तो उसमें चौंकाने वाले रिजल्ट आए। कैसे? तीन बच्चे तो टॉल, हाँ तीन बच्चे तो आपके टॉल निकले, बट एक बच्चा ऐसा भी था जो डॉर्फ निकला, छुटकू बच्चा था वो। कैसा था, कैसे हुआ, वो हम अब जीन्स के थ्रू समझते हैं। अभी हमने सिर्फ इनका एक पैटर्न देखा कि टॉल बच्चे और डॉर्फ, सॉरी टॉल और डॉर्फ पेरेंट्स से पहले बच्चे हमेशा टॉल निकलते हैं मटर के प्लांट में, F1 जनरेशन में। बट इन टॉल बच्चों का अगर हम करवाएं सेल्फ रिप्रोडक्शन, तो बच्चे निकलते हैं सेकेंड जनरेशन में, तीन टॉल एक डॉर्फ, मतलब चार में से तीन बच्चे लंबे होंगे, एक छोटा भी होगा। कैसे हुआ ये? जीन्स के थ्रू समझते हैं। आप बोलोगे जीन्स क्या होते हैं? देखिए, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, एलील्स, ये सब एक ही चीजें होती हैं, इनहेरिटेंस के यूनिट होते हैं। मतलब इनहेरिटेंस, बच्चों के अंदर पेरेंट्स से करेक्टर लाने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है उसे जीन बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, एलील बोलते हैं, अलग अलग नाम, क्रोमेटिड बोलते हैं, अलग अलग नाम है इनके, सबका मतलब सेम है। मेंडल ने लंबे, अब ध्यान देना जो बताने वाला हूं मैं, मेंडल ने टॉल प्लांट के जीन्स को कैपिटल टी लिया था, और डॉर्फ के जीन्स को स्मॉल टी। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो भाई, मेंडल का मानना था, या मेंडल का कहना था, जब हम दो जब हम दो पेरेंट्स का रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और F1 जनरेशन में जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के आधार पे हम पेरेंट्स के जीन्स के नेमिंग करते हैं। क्योंकि टॉल बच्चा पैदा हुआ है, तो टॉल का फर्स्ट लेटर कैपिटल टी यूज होगा इस पेरेंट्स के जीन्स के लिए,
और दूसरे वाले के लिए डी नहीं यूज करेंगे, इसका स्मॉल लेटर यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि ना, जब भी हम दो पेरेंट्स की रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो इन पेरेंट्स के पास एक जीन ऐसी होती है जो डोमिनेंट होती है, दादागिरी करती है अपनी दूसरे के सामने। एक्चुअली इस पेरेंट के पास कैपिटल टी जीन है, इसके पास स्मॉल टी जीन है। इन दोनों पेरेंट्स के जीन से बच्चा पैदा हो रहा है, बट इस बच्चे के पास दोनों ही जीन आएंगे पेरेंट्स के। हो क्या रहा है, इन दोनों जीन्स में एक जीन दादागिरी करेगा अपनी, उसकी वजह से ही बच्चा लंबा हो रहा है। ये बच्चा लंबा क्यों हो रहा है? इस जीन की वजह से जो इस लंबे वाले पेरेंट के पास है। इसलिए इसको डोमिनेंट कहा जाता है। ये डोमिनेंट दादागिरी करता है। भाई सीधी सी बात है, एक गुंडा है एक, और आपके सामने एक शरीफ बच्चा है। गुंडा बच्चा जो है डांट देगा शरीफ बच्चे को, गुंडे के आगे चलती नहीं शरीफों की। वही चीज है कि ये दादागिरी करेगा अपनी इसके सामने, इसलिए दादागिरी वाले का ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो टॉल और डॉर्फ में हमने टॉल के जीन्स को कैपिटल टी से शो करना है, डॉर्फ के स्मॉल टी से। रीजन दोबारा सुन लो क्या है। जब भी टॉल डॉर्फ की रिप्रोडक्शन होती है तो बच्चा टॉल निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि टॉल वाले पेरेंट के पास से जीन्स जो आते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, उनका इफेक्ट दिखता है बच्चे में। डॉर्फ की चलती नहीं है। इसलिए इसलिए जिसकी चलती है टॉल वाले की जीन की, इसलिए टॉल वाले का फर्स्ट लेटर उसके जीन्स दिखाने में काम आएगा, और इसी का स्मॉल वर्जन स्मॉल टी डॉर्फ के जीन्स दिखाने में काम आएगा। लेटर सेम यूज करेंगे, टी एक जगह कैपिटल टी, एक जगह स्मॉल टी। और दो क्यों लिखे मैंने? क्योंकि जीन्स हमारी बॉडी में पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। तो ये जीन्स लिख दिए मैंने इनके। अब क्या होगा? गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स कैसे बनते हैं? गैमीट्स का मतलब होता है वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। गैमीट्स होते हैं सेल्स जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। गैमीट्स हमेशा आधे जीन्स और क्रोमोसोम कैरी करते हैं। तो इन दोनों को आधा कैसे करोगे? कैपिटल टी अलग, कैपिटल टी अलग। इन्हें कैसे करोगे? स्मॉल टी अलग, स्मॉल टी अलग। अब हम क्या करते हैं कि बच्चा कैसे बनेगा उसके लिए हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इसे बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था रिगनाल्ड सी प्यूनिट। उन्होंने एक स्क्वायर बनाया था जिसको बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर। इस प्यूनिट स्क्वायर से कितने बच्चे बन सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। इसमें हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं। कितने बनाऊं बॉक्सेस में? जितने मेरे पास होते हैं गैमेट्स। 2 × 2 कितना होता है? 4। तो 4 बच्चे बनेंगे, तो 4 बॉक्स दिखा दिए। अब कुछ आप दिखा दोगे इधर गैमेट्स, कुछ ऊपर दिखा दोगे, और इन्हें क्रॉस करो। ये इससे क्रॉस होगा तो क्या आंसर आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों बच्चों के पास एक जैसा है जीन। और मैंने बताया इन चारों में से सारे बच्चे लंबे होंगे, सारे बच्चे लंबे होंगे। रीजन, कैपिटल टी की दादागिरी चलती है स्मॉल टी के मुकाबले। तो जब भी एक बच्चे के पास दो डिफरेंट जीन्स होते हैं, वन जीन विल डोमिनेट, एक डोमिनेट करेगा, दादागिरी करेगा दूसरे के ऊपर। इसलिए डोमिनेंट वाले का ही इफेक्ट दिखता है। इसलिए डोमिनेट जीन को ही हम कैपिटल से दिखाते हैं, रिसेसिव जीन को हम दिखाते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये आपके बन गए F1 प्रोजनी। अब मैंने कहा था इन F1 प्रोजनी का हम लोग क्या करवाएंगे? सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। तो जो आपके बने F1 प्रोजनी, उन्हीं का सेल्फ क्रॉस करना है। सेल्फ क्रॉस करते हैं। सेल्फ क्रॉस करने के लिए पेरेंट्स बन जाएंगे। अब ये बच्चे पहले बच्चे थे, अब ये देखो पेरेंट्स बन गए। अब F1 जनरेशन अब पेरेंट्स बन गई। अब गैमिट्स बनाओ। गैमिट्स कैसे बनते हैं? इनको आधे कर दो, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। अब जो आपके बच्चे बनेंगे उसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? यूनिट स्क्वायर। कितने, यहां पर भी कितने बॉक्स होंगे? 4 ही। 2 × 2 कितना होता है? 4।
गैमिट्स यहाँ लिखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कर दीजिए। ये क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर दो कैपिटल टी होते हैं तो क्या बनता है बच्चा? टॉल। तो टॉल बन गया पहला बच्चा। ये इससे हो गया, अभी ऐसे करवाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बच्चा भी टॉल है ना, अभी दिखाया था आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होता है। इसमें क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बच्चा भी टॉल है, परंतु स्मॉल टी क्या होता है? ड्वार्फ। तो तीन बच्चे तो आपके टॉल निकले, एक डॉर्फ निकला। ऐसे होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन टॉल और ड्वार्फ बच्चों का, पेरेंट्स का। पेरेंट्स का तो बच्चों का तो एक ही बात है।